जब से हरनारायण की शादी हुई थी, नवल किशोर उसकी किस्मत से ईर्ष्या करने लगा था। कारण यह था कि हरनारायण सामान्य रंग रूप एवं औसत पढ़ाई वाला युवक था, लेकिन उसे बीवी मिली थी बेहद सुंदर। उसकी पत्नी राजेश कुमारी परफेक्ट फिगर की, गोरी रंगत वाली खूबसूरत युवती तो थी ही, इंटरमीडिएट तक पढ़ी भी थी। नवल किशोर अपने सगे भाई की किस्मत को देख इसलिए ज्यादा जल भुन गया था कि उसके साथ ठीक इसके विपरीत मामला था। वह कुशाग्र बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व एवं इंटर पास युवक था, लेकिन सुनीता के रूप ने उसे अनपढ़ तथा साधारण रंग रूप वाली जीवन संगिनी मिली थी। नवल किशोर हमेशा यही सोचा करता था कि ऊपर वाले ने यह अन्याय क्यों किया। जो उसे मिलना चाहिए था वह उसके भाई को क्यों दे दिया, और जो उसके भाई को मिलना चाहिए था वह उसे क्यों दे दिया। यही सोच सोचकर वह कुढ़ता रहता था। एक दोपहर को नवल किशोर रोधी दिन का भोजन करने घर आया तो आंगन का नजारा देखकर ठिठक कर रह गया। घर में राजेश कुमारी के सिवाय कोई नहीं था। वह अर्धन नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। राजेश का पानी से भीगा रूप देखकर नवल किशोर के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उससे न तो खांसते बन रहा था न घर से बाहर जाते। वह एक टक बहू का हुस्न देखे जा रहा था। आंगन में जेठ की मौजूदगी से बेखबर राजेश कुमारी गुनगुनी धूप का आनंद लेती हुई नहाने में मस्त थी। शबाब का ऐसा नजारा नवल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका मन डोलने लगा। मन में पाप जागा तो तन की हसरतें आकार लेने लगी। राजेश कुमारी ने स्नान खत्म करने के बाद जैसे ही पहनने के लिए साड़ी उठाई, नवल किशोर उसके सामने आ गया। जेठ को अचानक अपने सामने देख राजेश हतप्रभ रह गई। उसने तुरंत अपने तन को साड़ी से ढक लिया। नवल की आंखों में कामना मुस्कुराई। राजेश जैसे ही कमरे में जाने को हुई, नवल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे कैसा शर्माना, जैसा हरनारायण वैसा मैं। आप मेरे जेठ हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राजेश कांपते स्वर में बोली, ऊपर वाले ने यही तो गलती की है। तुझे मेरी बीवी होना चाहिए था, पर बना दिया उस लंगूर की बीवी। वो आपके भाई हैं, भाई के लिए आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं। राजेश ने सारी बदन पर चिपका ली। अरे वह तो बुद्धू है, उसे तो यह भी नहीं पता कि पत्नी की जरूरतें क्या होती हैं, पत्नी को क्या चाहिए होता है। अगर जानता होता तो तुझे ये फटी साड़ी न पहननी पड़ती। कहकर उसने राजेश के हाथों में फंसी साड़ी खींच दी। वाह, क्या दमकता रूप है, इसे देख चांद भी शर्मा जाए, नवल ने शायराना अंदाज में कहा। मेरी साड़ी दे दिए प्लीज। राजेश अपने सीने को हथेली से ढंकते हुए बोली, तुझे साड़ी दूंगा, पर यह फटी वाली नहीं, सुंदर बनारसी साड़ी ला दूंगा, जिसका रूप इतना हसीन हो, शरीर का अंग अंग सांचे में ढला हुआ हो, उसकी देह पर सुंदर वस्त्र होने चाहिए। नवल उसके एकदम करीब खिसक आया, फिर उसके ठोड़ी को उठाकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, राजेश तुम रूप का समुंदर हो और मैं प्यासा पथिक। प्यासे की प्यास बुझाना सबसे बड़ा धर्म होता है, और तुम मेरी प्यास बुझाने के बजाय और भड़का रही हो। राजेश कोई जवाब नहीं दे पाई। नवल घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पगली मैं सौंदर्य का पुजारी हूं। जो सौंदर्य की पूजा करता हो उस भक्त को कभी निराश नहीं करना चाहिए। जिस रूप की, जिस सौंदर्य की तारीफ न हो, जिस हुस्न की पूजा न की जाए, जिसे प्यार न किया जाए, उसके क्या मायने। तुम्हारा हुस्न भी पूजा के लायक है। मुझे रोको मत राजेश, इस सौंदर्य के पुजारी को अपने तन के मंदिर में प्रेम पुष्प चढ़ा लेने दो। कहने के साथ ही उसके हाथ राजेश के बदन को सहलाने लगे। एक तो तारीफ की बौछार, ऊपर से हाथों का आक्रमण, कौन औरत खुद को रोक पाती। राजेश की देह में भी नवल के शब्दों तथा हाथों ने आग लगा दी। अभी नहाकर जिस देह को उसने शीतल किया था, वह काम की आग में जलने लगी। राजेश भी बहकी तो दोनों के तन मिलने में देर नहीं लगी। उस रोज बड़े भाई ने मर्यादा में सेंध लगाकर बहू को बिस्तर पर क्या सजाया, वह प्रायः उसके बिस्तर पर सजने लगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिला अंतर्गत एक गांव है, अलकछवा। चरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इसी गांव में बहादुर लोधी का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे नवल किशोर एवं हरनारायण थे। नवल किशोर बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से रसिया था। इसके विपरीत हरनारायण मंदबुद्धि था। वह पहली जमात से आगे नहीं पढ़ सका था। इसी कारण बहादुर ने उसे अपने साथ खेती के काम में लगा लिया। नवल पढ़ाई में होशियार था, लेकिन इंटर करने के बाद उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और पिता भाई के साथ खेती करने लगा। घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो बहादुर ने नवल किशोर का विवाह हमीरपुर जनपद के ही मझगवां थाना क्षेत्र के इकट्ठौर गांव निवासिनी सुनीता से कर दिया। सुनीता सामान्य रंग रूप की सीधी सादी युवती थी। समय कुछ आगे खिसका। सुनीता दो बेटों अश्वेंद्र व राम प्रकाश तथा बेटी विमलेश की मां बन गई। 6 साल बाद हरनारायण की शादी राठ थाना क्षेत्र के अकौना गांव के हरगोविंद लोधी की पुत्री राजेश कुमारी के साथ कर दी गई। राजेश कुमारी इंटर पास
खूबसूरत और चंचल स्वभाव की युवती थी। उसने हमेशा स्मार्ट और शिक्षित जीवन साथी की कल्पना दिल में संजोई थी, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य ही था कि उसे कम दिमाग, अनपढ़ और सुस्त स्वभाव वाला हरनारायण जीवन साथी के रूप में मिला था। राजेश ने इसे ही अपनी किस्मत मानकर गृहस्थी में मन लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका जेठ किस्मत के इस खेल से खफा था। वह हमेशा यही सोचता था कि राजेश जैसी सुंदर एवं पढ़ी लिखी लड़की को उसकी बीवी होना चाहिए था। शादी के 1 साल बाद राजेश कुमारी एक पुत्री मुस्कान की मां बन गई। पुत्री के जन्म के बाद राजेश कुमारी के सौंदर्य में और अधिक निखार आ गया था, लेकिन हरनारायण न बीवी के हुस्न की तारीफ करना जानता था, न उस हुस्न को तपाकर निखारना। जब मन होता जानवरों की तरह ऊपर चढ़ जाता, फिर लंबी तान कर सो जाता। पति की इस उपेक्षा से हुआ ये कि राजेश कुमारी भी घूंघट की आड़ में जेठ को निहारने लगी। जेठ की आंखों की प्यास वह पहचान चुकी थी। एक दिन मौका मिलते ही जेठ ने अपनी प्यास का इजहार कर दिया और राजेश ने उसकी प्यास बुझा दी। फिर तो प्यास और पाप की कहानी रोज ही लिखी जाने लगी। कहते हैं पाप का अंत एक दिन होता ही है। नवल किशोर और राजेश कुमारी की प्यास और पाप की कहानी को भी एक दिन तो उजागर होना ही था, सो उजागर हो गई। एक रात हरनारायण ने उन दोनों को पाप लीला करते हुए देख लिया। घर में बवाल मचा तो बात घर की 4 दीवारी से बाहर निकलते देर नहीं लगी। पूरे गांव में नवल और राजेश कुमारी की थू थू होने लगी। बहू और बड़े बेटे की करतूतों से वृद्ध बहादुर सिंह का सिर भी शर्म से झुक गया। उन्होंने बेटे नवल और बहू राजेश को ऊंच नीच के बारे में बहुत समझाया, लेकिन उनकी करनी पर कोई असर नहीं हुआ। तब बहादुर ने तंग आकर दोनों बेटों को अलग कर घर के बीच एक दीवार बनवा दी। घर 2 भागों में बंट गया, साथ ही दिल भी बट गए। नवल और हरनारायण के बीच घर का बंटवारा हुआ तो चूल्हे भी अलग अलग जलने लगे, लेकिन नहीं बटा तो बहू तथा जेठ का संबंध। रात में नवल दीवार फांदकर चुपके से राजेश कुमारी के पास पहुंच जाता और फिर दोनों एकाकार हो जाते। एक रात दोनों फिर पकड़े गए। इस बार हरनारायण ने पत्नी की पिटाई की। राजेश घायल नागिन की तरह फुंफकारती हुई बोली, तुम में मेरे तन की आग शांत कर पाने की क्षमता होती तो आज ये नौबत ही ना आती। तुम तो मर्द के नाम पर कलंक हो। हरनारायण निरुत्तर हो गया। राजेश कुमारी अब विद्रोह पर उतर आई। उसने दूसरे दिन अपने मायके वालों को पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की सूचना भेजवा दी। अगले ही रोज राजेश के पिता हरगोविंद और 2 भाई संतोष व जीवन अल कछवा गांव पहुंच गए। उन लोगों ने हरनारायण को खूब खरी खोटी सुनाई ही उसे मारने को भी दौड़े। हरनारायण बुरी तरह से भयभीत होकर जरिया थाना पहुंच गया। उस समय जरिया थाना में सीओ परमलाल वर्मा और एसओ अंगद प्रसाद सिंह मौजूद थे। हरनारायण ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और सुरक्षा की गुहार लगाई। सीओ परमलाल वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष अंगद प्रसाद सिंह को कार्यवाही का आदेश दिया। सिंह कुछ सिपाहियों के साथ अलकछवा गांव पहुंचे। बहादुर लोधी, नवल किशोर व राजेश कुमारी सहित अकौना गांव निवासी हरगोविंद लोधी व उसके पुत्रों संतोष एवं जीवन को थाना लाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर असली बात सामने आ गई। बेटी की ससुराल में मची कलह की सच्चाई जानकर राजेश के पिता और भाइयों के सिर शर्म से झुक गए। पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका से निपटने व गांव में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बहादुर लोधी, नवल किशोर, हरनारायण एवं हरगोविंद, संतोष एवं जीवन को धारा 151 के तहत जेल भेज दिया। बाद में सभी लोग जमानत पर छूट गए। यह 30 जून 2008 का वाकया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नवल किशोर एवं राजेश कुमारी की प्यास और पाप की कहानी चलती रही। अब नवल की पत्नी सुनीता ने विद्रोह किया तो नवल पत्नी और बच्चों को अपनी ससुराल में छोड़ आया। इधर हरनारायण अपनी कमजोरी के चलते इतना बेबस हो गया कि वह पत्नी की हरकतों पर लगाम नहीं लगा पा रहा था। आखिर हार कर वह भी 28 जुलाई 2008 को राजेश कुमारी और मुस्कान को अपनी ससुराल अकौना गांव छोड़ आया। मायके वाले बेटी की चरित्रहीनता पर उससे खफा थे। पिता और भाइयों ने राजेश को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे अपने यहाँ पनाह देने से साफ मना कर दिया। हरगोविंद ने साफ कह दिया, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, भविष्य में कभी यहां मत आना, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। अगले दिन 29 जुलाई को राजेश कुमारी का भाई उसे मारुति कार से वापस उसकी ससुराल छोड़ गया। मुस्कान को हरगोविंद ने अपने पास रख लिया था। पाप की परछाइयां लंबी होने लगी थीं। मायके वालों ने राजेश को दुत्कारा ही अलकछवा गांव के लोग भी उसकी करनी पर थूकने लगे थे। विश्वासघात करने से पति हरनारायण की नजरों से भी वह गिर चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ अपने प्रेमी जेठ की वासना भरी चाहत बची थी। 30 जुलाई की रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन अपराध बोध से ग्रस्त राजेश की आंखों से नींद गायब थी। तभी नवल किशोर उसके पास पहुंच गया। नवल के आने से भी राजेश के दिल में खुशी का संचार नहीं हुआ। खुद के कर्मों से उसकी आत्मा इतनी घायल हो चुकी थी कि अब उसकी पाप के खेल में भी कोई रुचि नहीं रह गई थी।
नवल ने उसे प्यार करना चाहा तो राजेश ने उसे मना कर दिया। उसके मन में अब जीने की चाह नहीं रह गई थी। राजेश ने कमरे में रखी सल्फास की गोलियों की शीशी उठाई। इससे पहले कि नवल कुछ समझ पाता, उसने सल्फास की कई गोलियां एक साथ गटक लीं। थोड़ी ही देर बाद राजेश की हालत बिगड़ने लगी। ये देख नवल किशोर घबरा उठा। उसी के कारण राजेश कुमारी इतना घातक कदम उठाने को विवश हुई थी। नवल की आत्मा ने उसे कचोटा तो उसने भी शीशी में बची सल्फास की गोलियां खा ली। फिर वह राजेश के साथ आलिंगनबद्ध होकर लेट गया था। 31 जुलाई 2008 की सुबह बहादुर लोधी के घर में कोहराम मच गया। नवल किशोर और राजेश कुमारी एक दूसरे से लिपटे हुए मरणासन अवस्था में पड़े थे। नजदीकी सल्फास की गोलियों की शीशी पड़ी थी। घर के लोगों को माजरा समझते देर नहीं लगी। बहादुर लोधी और हरनारायण ने गांव के कुछ लोगों की मदद से दोनों को अचेतावस्था में इलाज के लिए राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां राजेश कुमारी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवल की हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, पर झांसी ले जाते समय रास्ते में नवल ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूंकि मामला आत्महत्या का था, अतः केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इस तरह प्यास और पाप की कहानी जब बदनामी का बोझ नहीं उठा पाई तो अपनी ही मौत मर गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।